हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको आपके सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आ गई हूँ, जो कि हमारा चल रहा है 8th क्लास का। आप मेरी क्लासेस पर विज़िट कीजिए और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं अपने टॉपिक को। चलिए, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर है जंतुओं में जो जनन होता है वो किस तरह से होता है, वो देखते हैं। लास्ट चैप्टर आप रीड कर चुके होंगे। हमारा चैप्टर है अब 6। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रिया के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। जो जनन की विधियां हैं, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतु जो होते हैं उनके बच्चों की सारणी आपको देखो, ये सारणी है 6.1 इसमें दी हुई है। जैसे क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली मतलब कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? देखते हैं। पौधे की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखते हैं आगे। ये देखो आपको दे रखा है, ये चार्ट है। सबसे पहले लैंगिक जनन पढ़ लेते हैं। पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। रीड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नर जनन अंग। कौन सा पॉइंट है? नर जनन अंग। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिकाएं तथा एक शिशन होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। देखो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, आप पिक्चर देख सकते हैं जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। इस पिक्चर में शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। ठीक है। क्या शुक्राणु एकल कोशिकाओं जैसी प्रतीत होती है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। यह है मानव शुक्राणु। ठीक है, एक मूंछ होती है, एक मध्य भाग होता है और एक सिर होता है। मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में क्या होता है? मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। ये आपको आ जाता है क्वेश्चन के, बताएं कौन कौन से अंग होते हैं, तो आपको बता देने हैं। गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी होता है और अंडाशय होता है। आगे रीड करते हैं। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। मानव या स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाणुओं में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनियों में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। देखिए ये है एक अंडाणु। निषेचन देखते हैं। निषेचन क्या प्रोसेस है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं।
निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। आप देखो पिक्चर में देख सकते हैं। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिता से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। कौन सा निषेचन कहलाता है? आंतरिक। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आगे रीड कर लेते हैं। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? बोझोर पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात से माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? परग्नली शिशु। आपको ये जानकर इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्रियाकलाप 6.1 को पढ़ते हैं। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से वर्षा अथवा वसंत ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को देखिए। अंडों के रंग अथवा साइज को नोट कीजिए। आपको एक्टिविटी करनी है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा तोड़ पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरनों की ओर जाते जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडों की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों की एक साथ रखती है तथा इसकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। अंडाणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश और जैसे जलीय प्राणियों में होता है। आगे देख लेते हैं। बोझों की एक इम्पोर्टेंट थॉट है, वो देखते हैं। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है? इसको देखते हैं। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है। वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणु का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। भ्रूण का परिवर्तन। रीड करते हैं इसको। भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है।
जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। आगे देखते हैं, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु ये मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म देती है, तब चूजे कैसे पैदा होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनियों में नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। ठीक है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि मुर्गी के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है, जब वो निषेचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडज्योत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। आगे देख लेते हैं, जरायुज एवं अंडपरिजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं जरायुज। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरिजक जंतु कहलाते हैं। ये देख लेते क्रियाकलाप 6.2 को। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कोए अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए? देखते हैं। करना सरल है क्योंकि कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देती है। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। ये जरायुज जंतु के उदाहरण हैं। शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेंढक के जीवन चक्र को चित्र 6.10 में दर्शाया गया। देखो 6.10 में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अंडे, फिर टेडपोल बनता है, फिर बाद का टेडपोल बनता है, फिर वयस्क बनता है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है, पहले क्या होता है, अंडा, टेडपोल, लार्वा, फिर वयस्क बनता है। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएगा? टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जो रूपांतरण होता है उसका वयस्क में, उसे कायांतरण कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं यह आपको भी पता है। आगे देख लेते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं, हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो जो जानते हैं वो इसको रिवाइज कर लेंगे, और अगर जो नहीं जानते हैं इसके विषय में हम जानते हैं। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको चित्र में दिखाई, देखो इस तरह से। ठीक है, इसमें जो प्रक्रिया होती है मुकुलन होती है, उस प्रक्रिया को मुकुलन बोलते हैं।
जो हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। जो उभार विकसित होते हुए जीव हैं जिसे मुकुल कहते हैं। जिसमें कीड़े की यीस्ट में भी मुकुल होता है। हाइड्रा में भी एक जनक से निकलने वाले उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक में ही नर एवं मादा दोनों जनन होते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की यह अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। देखते हैं। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय होता है अमीबा। इसमें केंद्र के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनन से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विकसित विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में जो होता है वो द्विखंडन होता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों देखिए आपको पिक्चर शो हो रही है। अमीबा की पिक्चर है। पहले क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस है। फिर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस का विभाजन। फिर यहाँ थोड़ा सा अटैचमेंट है कुछ टाइम के लिए, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, 2 संतति बन जाती है। ये है अमीबा में द्विखंडन। आई होप मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में भी मेंशन कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक डन कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।